गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स के पेपर ऑप्टिक्स में हम डिफ्रैक्शन की यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि विवर्तन क्या होता है और फ्रेनेल विवर्तन के लिए हमने अर्धावर्ती कटिबंधों को डिस्कस किया था। अर्धावर्ती कटिबंधों के आधार पर हमने एक वृत्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन को समझने की कोशिश की थी। विवर्तन की मूल शर्त द्वारक अथवा बाधा की जो कोटि है, जो आकार है, वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। मीन्स ये हम बहुत माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में बात कर रहे हैं। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर में है, तो यानी द्वारक या जो हमारी बाधा है वो 10⁻⁵ या 10⁻⁶ मीटर की कोटि की ही होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि जब वृत्ताकार द्वारक में बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल शेडो के हिसाब से अगर सेंटर हरदम ब्राइट आना चाहिए, ऐसा नहीं था। द्वारक के आकार के आधार पर सेंटर ब्राइट भी आ सकता था और डार्क भी आ सकता था। ये पूरा एनालिसिस हमने लास्ट क्लास में किया है। आज हम वृत्ताकार बाधा के कारण विवर्तन को देखेंगे। हमारा आधार वही फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन है। यहाँ पर मेरे पास ये कोई ए बी एक वृत्ताकार बाधा है। बात है वृत्ताकार बाधा है जिसका क्षेत्रफल πr²। एक वृत्ताकार बाधा है और यहाँ पर कोई हमारा स्रोत रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक तरंगाग्र आता है। जब ये तरंगाग्र आएगा तो तरंगाग्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में देखूं तो P इसका एक्सियल पॉइंट है, P' इसका शैडो रीजन में नॉन एक्सियल पॉइंट है, P" इसका इल्यूमिनेटेड रीजन के अंदर नॉन एक्सियल पॉइंट है। यानी हमने कुल 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन का सेंटर जो अक्षीय बिंदु हो गया, P' ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन का एक अनाक्षीय बिंदु और P" जो इल्यूमिनेटेड रीजन का एक बिंदु है। अगर जस्ट रेक्टिलिनियर मोशन से बात करें तो उसके हिसाब से जब लाइट यहाँ आती है तो ये पूरा EF रीजन हमारा डार्क होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर पूरा छाया क्षेत्र होना चाहिए। P से P' होता हुआ EF का पूरा क्षेत्र छाया क्षेत्र होना चाहिए और E से ऊपर की तरफ या F से नीचे की तरफ कंप्लीट एक समान चमक होनी चाहिए, एक समान तीव्रता होनी चाहिए। किंतु जब हम देखेंगे कि अगर ये बाधा बहुत छोटी है तो हम उस अवस्था में यहाँ पर P' और P" के ऊपर तीव्रता की बात करते हैं। हम बार बार ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आकार है वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसको हम देखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल πr² अगर केवल n hpz को क्रॉस करने रोक लेता है, क्योंकि हमारा जो पूरा तरंगाग्र है उसको हमने हाफ पीरियड जोन में बांटा है, तो अगर ये n जोन्स को रोकता है तो πr² = nb होगा। मीन्स यहाँ पर जितने हैं उनमें से कुछ hpz रुक रहे हैं। हम कुछ विशेष अवस्थाओं की बात करते हैं। हम मानते हैं कि ये अपने आप में जो शक्ति है वो इतनी छोटी है, केवल एक hpz पास हो रहा है, यानी πr² = πb λ। मीन्स हमने यहाँ पर इस बात को क्लियरली माना है कि ये इतना छोटा है कि केवल और केवल एक hpz पास हो रहा है। अगर केवल एक hpz पास हो रहा है तो पूरे तरंगाग्र का पहला hpz तो रह जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जाएगा। और इस कारण यहाँ पर परिणामी जो आयाम आएगा वो देखिए E2 - E3 + E4, क्योंकि यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो है उसको पॉजिटिव लिया, उसे नेक्स्ट नेगेटिव लेना है, अपोजिट फेज में होना है। तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ये वो hpz है जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड देंगे। थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ नेगेटिव एम्पलीट्यूड देंगे। तो हमारे पास परिणामी आयाम हो जाएगा E2 - E3 + E4 एंड सो ऑन। अभी भी हमारे तरंगाग्र का बड़ा हिस्सा बाकी, केवल पहला hpz ही तो रुका है, दूसरा और सारे तो आ रहे हैं। हम यहाँ मानते हैं एक बड़ी संख्या के hpz होते हैं। तो पूरे तरंगाग्र के कारण जो प्रभाव होता है वो पहले hpz के प्रभाव का आता। मीन्स यहाँ पर इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड आएगा वो E2/2 होगा। E2/2 का मतलब हो गया तीव्रता हो जाएगी E2²/4। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारी वृत्ताकार शक्ति इस तरह की है कि एक hpz रुक गया तो भी
हमारे केंद्र पे चमक शून्य नहीं है, वहां पर तीव्रता शून्य नहीं है, वहां कुछ ना कुछ तीव्रता होगी, काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले के मुकाबले दूसरे HPZ की तीव्रता निश्चित ही कम होती है, लेकिन बहुत कम नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर रीजन पे इस P पर अगर इसका साइज इस तरह का है कि एक HPZ रोका है तो चमक होगी और उसकी इंटेंसिटी दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध की तीव्रता के आधे के तुल्य होगी। अब मान लें, अब अगली परिस्थिति लेते हैं कि मान लीजिए इसमें से 2 HPZ रुक रहे हो। अगर 2 HPZ रुक रहे हैं तो इस समय परिणामी आयाम की अगर बात करूं तो होगा E3 माइनस E4 प्लस E5। अगेन 2 रुके हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 सब अवेलेबल है, तो 2 को छोड़ के पहला HPZ हमारा E3 हो गया, तो इस समय आयाम हो जाएगा E3/2 और इंटेंसिटी हो जाएगी E3/4 के इक्वल। इट्स मीन अगर वृत्ताकार चक्ति का आकार इस तरह का है कि 2 HPZ रुके हैं तब भी केंद्र चमकीला आएगा। हाँ, साइज बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो गई। अगर इसी चीज को हम एक्सटेंड करें, हम ऐसा भी मान सकते हैं 3 HPZ रुक रहे हैं, 4 रुक रहे हैं, 5 रुक रहे हैं, 6 रुक रहे हैं। मान लीजिए एक अवस्था ले ली 6 HPZ रुक रहे हैं, तब भी हमारे पास यहाँ परिणामी E7/2 होगा, यानी तीव्रता 7वें HPZ की तीव्रता की आधी होगी ही होगी, जो स्पष्ट बताता है कि यहाँ पर चाहे वृत्ताकार द्वारक 1 को रोके या 2 को, केंद्र सदैव चमकीला होगा। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन का सेंटर होने के बावजूद जहां पर डार्कनेस होनी चाहिए वहां एवर ब्राइट होगा। कब तक? जब तक ये हमारे विवर्तन की शर्त को पूरा करे। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा तीव्रता घटेगी। हमारी वृत्ताकार चक्ति जितनी छोटी होगी उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। एक HPZ है तो तीव्रता ज्यादा है, 2 है तो उससे कम है, 3 है तो उससे कम है। मीन्स जितने साइज बढ़ता जाएगा वैसा केंद्र की चमक कम होगी, किंतु केंद्र सदैव ही चमकीला होगा। ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसका केंद्र सदैव चमकीला होगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं P' बिंदु पर, जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एक नॉन एक्सियल पॉइंट है। जब हम P' पे बात करते हैं तो P' पे समझने के लिए हम इसके पोल को कंसीडर करेंगे O'। O' में देखेंगे तो ये ऊपरी हिस्सा और ये निचले का हिस्सा, तो यहाँ पर जो भी चमक आनी है या जो भी वलय बनना है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा BP' और माइनस AP', यानी B और A से आने वाली तरंगों के मध्य तरंग पथांतर कितना है। हमारे लिए यहाँ पर ये पथांतर इंपॉर्टेंट हो जाएगा BP' माइनस AP'। अगर ये पथांतर λ/2 का विषम गुणज है, मीन्स BP' माइनस AP' λ/2 है, 3 λ/2 है, 5 λ/2 है या 2n माइनस 1 λ/2 है, तो ऐसी स्थिति में लगभग अदीप्त वलय बनेगी। मीन्स लगभग कालापन होगा, लेकिन परफेक्ट ब्लैक नहीं है। लेकिन अगर यही पथांतर लैम्डा का गुणज हो जाए, यानी λ2 λ 3 λ 4 λ, तो इनके पथांतर इस तरह की संपोषी व्यतिकरण करेगी और यहाँ पर चमकीली फ्रिंजें बनेगी। तो इस तरह से अगर हम इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के हिसाब से इंटेंसिटी कर्व देखें तो देखिए केंद्र सदैव चमकीला होगा और केंद्र के बाद यहाँ पर अदीप्त फ्रिंजें बनेगी। यानी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जो है उसमें परफेक्ट डार्कनेस नहीं होगी, उसमें न्यूनतम तीव्रता नहीं होगी, वहां केंद्र सदैव चमकीला होते हुए एकांतर रूप से चमकीली और काली फ्रिंजेस या वलय बनेगी। अब नाउ हम इस क्षेत्र के बाहर चलते हैं P" पे। निश्चित ये एक तरह से इल्यूमिनेटेड रीजन का पॉइंट है, तो यहाँ पर पूरी इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको समझने के लिए इसका पोल हम O" मानेंगे। O" का ऊपर का हिस्सा अपने आप में आधा तरंगाग्र है और नीचे के हिस्से के आधे तरंगाग्र का कुछ हिस्सा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि P" के ऊपर जो तीव्रता होगी वो आधे तरंगाग्र का तो पूरा पार्ट है, मीन्स आधा तरंगाग्र तो पूरा एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी आधे तरंगाग्र का छोटे से हिस्से से जितना भी क्षेत्र आ रहा है वो है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे WO" के कारण बात करता हूँ, यानी ऊपरी हिस्से की बात करता हूँ, तो ये पूरे तरंगाग्र के कारण जो आयाम होता है वो होता है E1/2। अब उसका आधा कर दें तो ये हो जाएगा E1/2 इंटू हाफ।
मीन्स E1/4। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ये आकार कितना है। अगर O'' कितना है, हो सकता है इसमें से एक तरंगाग्र निकला हो सकता है इसमें 2 निकले हो सकता है इसमें 3 निकले हो। तो अगर मान लीजिए इसमें से एक तरंगाग्र निकलेगा तो वो तरंगाग्र का प्रभाव ऐड हो जाएगा और यहाँ पे परिणामी आयाम हो जाएगा E0/4 प्लस E0/2। रिमेंबर इट, इसकी इंटेंसिटी पूरे तरंगाग्र की इंटेंसिटी से ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर आया हमारा 3/4 3/4 E0, जबकि पूरे तरंगाग्र के कारण आयाम आता है E0/2। यानी इस अवस्था में यहाँ पर इस वलय की चमक ज्यादा होगी जो नॉर्मल इंटेंसिटी उससे भी ज्यादा। लेकिन मान लीजिए एक की जगह यहाँ पे 2 HPZ, मान लीजिए क्षेत्र ऐसा है कि एक नहीं 2 HPZ इसमें से निकल रहे हैं, तो 2 HPZ आने का मतलब परिणामी आयाम हो जाएगा E1 - E2। E1 - E2 मीन्स ये नेगेटिव इंपैक्ट देगा और ये हो जाएगा E0/4 माइनस E0/2। तो इस तरह से इसकी इंटेंसिटी नॉर्मल इंटेंसिटी से कम होगी। तो आप यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हैं कि जो प्रकाशमान क्षेत्र है वहां पर भी एक समान तीव्रता नहीं होगी, वहां कहीं तीव्रता नॉर्मल इंटेंसिटी से ज्यादा और कहीं कम है, और उसके बाद थोड़ा आगे डिस्टेंस पे जाने के बाद वो ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अनुसार हमने आज वृत्ताकार चकती के कारण विवर्तन की बात करी। वृत्ताकार चकती के विवर्तन का सबसे मूल पार्ट है कि केंद्र सदैव चमकीला होगा, मीन्स जो छाया क्षेत्र है उसका केंद्र सदैव चमकीला है। हाँ, उसकी चमक इस पर निर्भर करेगी कि हमारी चकती का आकार कितना है। चकती का आकार जितना छोटा होगा उसकी चमक उतनी ज्यादा होगी, चकती का आकार बढ़ता जाएगा, चमक कम होती जाएगी। उसके बाद जो हमारा छाया क्षेत्र है उसमें एकांतर रूप में चमकीली और काली फ्रिंजें होंगी, और प्रकाशमान क्षेत्र में भी कुछ दूरी तक हमें फ्रिंजें मिलेगी जिनकी तीव्रता नॉर्मल इंटेंसिटी से कम अथवा ज्यादा होगी। इस तरह से वृत्ताकार चकती के कारण विवर्तन का हमारा टॉपिक पूरा होता है। अभी तक हमने फ्रेनेल विवर्तन के 2 हिस्से पूरे किए हैं। पहला हिस्सा था जहाँ वृत्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन पढ़ा, और आज हमने वृत्ताकार चकती के कारण पढ़ा। एज पर सिलेबस अगली कक्षा में हम सीधी कोर के कारण विवर्तन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।